वेलकम बैक टू आशू टेल्स। हमारी फिरंगी सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा ये वीडियो आपको आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के कैरेक्टर, जिसका नाम फिरंगी था, उसी का असली इतिहास बताएगा। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अंग्रेजों के हमले के बीच में एक ठग परशुराम के परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और इसी हमले और उस बच्चे के लुक्स को देखते हुए उसका नाम फिरंगी रख दिया जाता है। जब फिरंगी के पिता परशुराम को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा देते हैं तो परशुराम के गैंग का जमादार यानी सरदार फिरंगी को बना दिया जाता है। फिरंगी दिखने में तो अच्छा था ही, बातचीत में भी बहुत तेज था और बड़ी आसानी से मुसाफिरों को अपने जाल में फंसा लेता था। अगर आप डिटेल में पिछली कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आइए अब फिरंगी की कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठगों के इतिहास में सबसे ज्यादा हत्या ठग बेहराम ने की थी और इसीलिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि उसने 931 लोगों को मारा था। लेकिन ठगों के इतिहास का सबसे तेज तर्रार और चालाक ठग फिरंगी को माना जाता है। फिरंगी न सिर्फ 2 बार गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेजों की पकड़ से भागा था, बल्कि ऐसा अकेला ठगों का जमादार था जिसे अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। उसने खुद ही सरेंडर किया था। आइए जानते हैं कि वह क्या वजह थी जिनके चलते फिरंगी ने सरेंडर कर दिया था। मुरैना और चंबल के एरिया में अफसर हालहेड ने कई गांवों पर हमला किया तो फिरंगी ने भी अपना ठिकाना ग्वालियर के आसपास बना लिया। सन 1820 के आसपास भारत में कुछ हाईवे थे, या यूं कहूं कि कुछ रास्ते थे जो अंग्रेजों ने बनवाए थे। यह आज जैसे हाईवे नहीं थे। जंगलों को साफ करके जमीन को समतल कर पत्थर बिछाए गए थे और यहां से गुजरने वालों को राहगीरी ड्यूटी देनी होती थी, भले ही आप किसी बैलगाड़ी या घोड़े पर न जाकर पैदल जा रहे हों। इन्हीं में से एक रास्ता नागपुर और जबलपुर से भी गुजरता था। इसीलिए ठगों के किस्सों में इन शहरों का जिक्र बहुत आता है। फिरंगी अब अपने साथ एक बड़ा गैंग लेकर ग्वालियर से राजपूताना रेगुलर सफर करने लगा। जब वह ग्वालियर से चलता था तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को मार देता था। फिरंगी के एक खास साथी इनायत ने अपने कन्फेशन में बताया था कि एक बार ग्वालियर से कोटा के बीच उसके ग्रुप ने करीब 200 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। उन लोगों को रास्ते पर लोग मिलते चले गए और वह उन्हें मारते चले गए। अपने पिता और कजन के विपरीत फिरंगी और उसके साथियों ने औरतें, बच्चे, विकलांग, साधु, फकीर, गाय लेकर चलने वाले सबको मारा था। एक बार जब फिरंगी अपने एक्सपीडिशन पर अपने करीब 150 ठगों के साथ कोटा से ग्वालियर की तरफ आ रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक मुगल लड़की मिलती है। ब्रिटिश राइटर माइक बैश ने अपनी बुक में इसे मुगलानी यानी मुगल लड़की के नाम से मेंशन किया है। ये लड़की उस समय मराठा एम्पायर के एक मिलिट्री जनरल मोहम्मद आमिर की रिश्तेदार थी और अपने घर से झगड़ा करके भागी थी। उसके साथ एक बूढ़ी नौकरानी और 6 डोली उठाने वाले थे। अब इस लड़की का सामना उन 150 ठगों से होता है जो पहले से ही शिकार की तलाश में थे। यह सारे ठग कुछ ऐसा भेष बनाकर रखते थे कि किसी को कभी भी यह शक नहीं होता था कि यह लोग ठग हैं। अब यह सारे ठग मुगलानी को यही बताते हैं कि वह व्यापारी हैं और अपना सामान बेचकर लौट रहे हैं। मुगलानी अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों के साथ हो लेती है, क्योंकि वह वैसे भी घर से भागी थी। उसके पास कुछ और रास्ता नहीं था। रास्ते में उस लड़की और फिरंगी की बातें शुरू हो जाती हैं और वह घंटों एक दूसरे से बातें करते हुए बिता देते हैं। वह लड़की जितनी खूबसूरत थी, फिरंगी भी उतना ही अच्छा दिखता था। इधर फिरंगी के साथी इस बात का अंदाजा लगाने में लग जाते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। 1 से 2 दिन में ठगों को अंदाजा हो जाता है कि उस लड़की के पास कुछ नहीं है और वह घर से भागी हुई है। फिरंगी को भी बाकी सारे ठग ये बता देते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है और फिरंगी को उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। विलियम स्लीमन और माइक डैश दोनों ने अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है। फिरंगी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका परिवार कभी भी दूसरे धर्म की लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही वह अपने साथी ठग, जिसमें से करीब 30 लोग उसके कजन ही थे, उनके सामने किसी तरह का कोई अनैतिक काम कर सकता था, क्योंकि ना तो उसके पास कोई बड़ी रकम थी और वह एक औरत थी। इसलिए सारे ठग उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। लेकिन उस लड़की की परेशानी यह थी
कि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। इसलिए वे फिरंगी से कहती है कि वह अपने ग्रुप को छोड़कर उसके साथ आगरा चले और वह लोग वहां शादी कर लेंगे। लेकिन फिरंगी जानता था कि उसके लिए शादी तो दूर, किसी भी तरह का कोई अनैतिक रिश्ता रखना भी मुमकिन नहीं था। फिरंगी उससे माफी मांगकर आगे बढ़ जाता है। फिरंगी की इस कहानी को लिखने के लिए हमें करीब 3 किताबों से करीब 15 ठगों के कन्फेशन पढ़ने पड़े। हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और वीडियो। यह था उस समय का भारत जब 150 ठग जो सैकड़ों हत्याएं कर चुके थे, उन्हें जंगल में एक अकेली लड़की मिलती है और वह उसे छोड़ देते हैं। अंग्रेज अफसर स्लीमन ने कई ठगों के कॉन्फेशन अपनी बुक में लिखे हैं, लेकिन सभी ने यही कहा कि किसी ने भी उस लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन फिरंगी एक गलती कर बैठा था। बातों बातों में उसने उस लड़की को अपने बारे में सब बता दिया था। अब जब वह ठग काफी आगे निकल जाने के बाद एक गांव में रुकते हैं, तो वह लड़की फिरंगी को ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाती है। ठग उसे अवॉइड करके और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह उनका पीछा नहीं छोड़ती। जब फिरंगी किसी तरह भी उसकी बात नहीं मानता, तो वह उसे धमकी देती है कि वह उसके बारे में सबको बता देगी। इस बात से फिरंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे खत्म करने का मन बना लेता है। फिरंगी अपने 2 खास साथी, जिनके नाम मदरबख्श और खुदाबख्श थे, इनको सारी बात बताता है। ये दोनों सगे भाई थे। फिर एक जगह मौका देखकर फिरंगी उस लड़की को अपनी डोली से बाहर आने को कहता है। जब वह बाहर आती है तो खुदाबख्श उससे कहता है कि बहन, तुमने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मदरबख्श जहां रुमाल से उसका गला दबाता है, वहीं खुदाबख्श उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। फिरंगी के दूसरे साथी उन डोली उठाने वाले कहार और उस बूढ़ी नौकरानी को भी मार देते हैं। इसके बाद फिरंगी और उसके कजन अमन सूबेदार की जोरदार लड़ाई होती है। फिरंगी के बाकी सारे साथी उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसने एक महिला की हत्या करवाई थी। भले ही आज हम लोग महिलाओं के साथ ज्यादती के कई किस्से सुनते हों, लेकिन उस समय ठगों जैसे हत्यारे भी महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे। मैंने ठगी की कई बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन किसी भी बुक में ऐसा कोई किस्सा नहीं मिला जिसमें ठगों ने किसी महिला से ज्यादती की हो। ठगों के कुछ ही गिरोह थे जो महिलाओं की हत्या किया करते थे। इस हादसे और अमन सूबेदार से लड़ाई के बाद फिरंगी ठगी छोड़ देता है और अंग्रेजों की फौज ज्वाइन कर लेता है। यह वही दौर था जब ठगी के किस्से सामने आने शुरू हो गए थे। करीब 4 साल अंग्रेजी फौज में काम करने के बाद वह अपने गांव लौट आता है और फिर दोबारा ठगी शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वह और भी खतरनाक कातिल बनकर लौटता है। उसके आगे के किस्से सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। जब फिरंगी और उसका ग्रुप नागपुर से जबलपुर की तरफ चलता है, तो वह पहले रास्ते में 6 व्यापारियों को मारकर उनसे रेशमी कपड़ा लूटते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक रिटायर्ड सैनिक मिलता है जिसका नाम नवल सिंह था। नवल सिंह एक जंग में अपना एक हाथ खो चुका था। ठग कभी भी हाथ पैरों से माजूर लोगों की हत्या नहीं करते थे। नवल सिंह के साथ उसकी 2 बेटियां थीं जिनकी उम्र 13 साल और 11 साल थी, और साथ में 2 लड़के भी थे जिनके साथ उसकी बेटियों का रिश्ता तय हुआ था। साथ में करीब 20 लोग और भी थे। फिरंगी का गैंग अब इन लोगों को अपने भरोसे में लेकर इनके साथ हो जाता है। फिरंगी के एक साथी जिसका नाम खिमोली था, वह और नवल सिंह का परिवार एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। नवल सिंह की बेटियां खिमोली को अपना भाई मानने लगती हैं। जब वह रास्ते में एक गांव में रुकते हैं, तो वहां एक घर में आग लग जाती है और गांव वाले फिरंगी के साथियों को उसका जिम्मेदार मानकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन नेवल सिंह की बेटियां आगे आ जाती हैं और सबको बचाती हैं। जब वह जबलपुर पहुंचते हैं, तो पुलिस वहां भी आ जाती है, क्योंकि सफर की शुरुआत में मारे गए व्यापारियों की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। अब की बार नवल सिंह फिर ठगों को बचाता है। वह अपने भाई को बुला लेता है जो अंग्रेजों की फौज में था। इस तरह नवल सिंह और ठग करीब 20 दिन साथ में रहकर नागपुर, जबलपुर, सिवनी होते हुए करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, और नवल सिंह उन सारे ठगों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखता है, यह जाने बिना कि वह लोग ठग हैं। लेकिन 20 दिन साथ में बिताने के बाद और कई बार नवल सिंह के बचाने के बाद भी फिरंगी और उसके साथी नवल सिंह और उसकी फैमिली को बहुत ही बेदर्दी से मार देते हैं।
कुछ ऐसा ही अंग्रेजों के लिए काम करने वाले एक मुंशी बंदे अली के साथ होता है। फिरंगी और उसके साथी ठग कुछ इसी तरह बंदे अली से दोस्ती करके उसके साथ अपना सफर शुरू करते हैं। बंदे अली रास्ते में जहां टेंट लगाता है, उसके दोनों ओर एक अंग्रेज फौज की बटालियन भी अपने टेंट लगा लेती है। बंदे अली ठगों को बताता है कि वह अंग्रेज बटालियन के साथ बचा हुआ सफर तय करेगा। बंदे अली के साथ उसकी बीवी, 8 साल की एक बेटी और 6 महीने का बेटा होता है। अब ठगों को अपने हाथों से शिकार निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि बंदे अली अंग्रेजों के पास में ही लगे टेंट में जाने वाला था। चीख पुकार की आवाज दबाने के लिए फिरंगी के साथी ढोल बजाना और गाना शुरू कर देते हैं। इस बीच एक ठग बंदे अली से उसकी तलवार दिखाने को कहता है। बंदे अली जैसे ही अपनी तलवार उसको देता है, 2 ठग उस पर हमला बोल देते हैं। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही उसकी बीवी अपने टेंट से बाहर आती है, एक ठग उसका भी गला दबा देता है, जबकि उस वक्त उसका 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में होता है। उसकी 8 साल की बेटी को भी टेंट में ही मार दिया जाता है और सभी लाशों के साथ उस 6 महीने के बच्चे को जिंदा ही दफना दिया जाता है। गाने बजाने के शोर में पास में रुकी अंग्रेज फौज को पता ही नहीं चलता कि मुंशी को मार दिया गया है, लेकिन अब फिरंगी के पापों का घड़ा भरने वाला था। अपने ऐसे ही एक एक्सपीडिशन से लौटते वक्त फिरंगी और उसके साथियों को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो दिखने में काफी अजीब थी और अपना नाम काली बेबी बताती है। उसका कहना था कि वह एलिचपुर, जो अब अमरावती कहलाता है, वह वहां से हैदराबाद जा रही है। उसके पास एक सोने की चादर थी और कुछ पैसा था। यह गोल्ड चादर वह हैदराबाद के एक मजार पर चढ़ाने वाली थी। फिरंगी और उसके साथी काली बेबी को मार देते हैं और वह गोल्ड की चादर के टुकड़े करके आपस में बांट लेते हैं। फिरंगी ने अपने कन्फेशन में यह बताया था कि काली बेबी को मारने के बाद उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। उस एक्सपीडिशन से लौटते वक्त अंग्रेज उन्हें घेर लेते हैं और फिरंगी के सारे कजन पकड़े जाते हैं, जबकि फिरंगी भाग निकलता है। इस वक्त तक ठग पूरी तरह एक्सपोज हो चुके थे और विलियम हेनरी स्लीमन बुरी तरह से फिरंगी के पीछे पड़ चुका था। इधर फिरंगी भी बहुत चप्पल और चालाक था। स्लीमन फिरंगी को इसी तरह कुछ और सालों तक चेस करता है, लेकिन फिरंगी उसके हाथ नहीं आता। आखिरकार स्लीमन फिरंगी की माँ, बीवी और उसके बच्चों को जबलपुर की जेल में नजरबंद कर देता है। अपनी फैमिली को मुसीबत में पड़ते देख फिरंगी सरेंडर कर देता है, इस शर्त के साथ कि उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अरेस्ट होने के बाद फिरंगी अपने सारे साथियों और कजन्स को धोखा देता है और लूट की सारी वारदात, ठिकाने, लाशों को दफनाने की जगह सब बता देता है। फिरंगी के ज्यादातर कजन या तो जेल में मर जाते हैं या फांसी पर लटका दिए जाते हैं। मुगलानी, नवल सिंह और मुंशी बंदा अली को मारने वाले सारे ठगों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को उन्हीं रास्तों पर पेड़ से लटका दिया जाता है जहां वह ठगी किया करते थे, ताकि दोबारा कोई ठगी करने के बारे में सोचे भी ना। फिरंगी के साथ क्या हुआ, ये ज्यादातर बुक्स में साफ नहीं लिखा है। कुछ सालों तक जबलपुर की जेल में रखने के बाद अंग्रेजों ने सभी ठगों को अंडमान निकोबार की काला पानी जेल भेज दिया था और फिरंगी भी इन्हीं ठगों के साथ काला पानी भेज दिया गया था। एक बुक ये भी क्लेम करती है कि फिरंगी को भी बाद में फांसी दे दी गई थी और फांसी के पहले जब उससे उसकी लास्ट विश पूछी थी तो उसने अपनी मां से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और उसे उसकी मां से मिलाया भी गया था। अफसर स्लीमन का मानना था कि ठगी कल्चर एक ऐसी बीमारी की तरह था कि अगर इससे जरा भी ढीला छोड़ा तो यह फिर से फैल जाएगी। अंग्रेजों ने करीब 5,000 ठगों पर मुकदमा चलाया था और सन 1850 आते आते ठगी खत्म जैसी हो गई थी। भले ही हमें विलियम हेनरी स्लीमन ठगों को मारने वाला हीरो लगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्लीमन ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले हिंदुस्तानियों पर भी बहुत जुल्म किए थे। हमारे हार्ड वर्क को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड डू कमेंट कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हम ऐसी ही और भी रोचक कहानियां लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा साथियों।